की बड़ी खबर के साथ जो कि रायपुर से आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कस्टम मिलिंग और डीएमएफ घोटाले में भी बड़ी कार्रवाई। ईओडब्ल्यू ने ईडी की शिकायत पर 2 नए केस दर्ज किए। कस्टम मिलिंग घोटाले में तत्कालीन एमडी मनोज सोनी पर केस दर्ज, डीएमओ प्रीतिका पूजा केरकेट्टा समेत 3 राइस मिलर्स पर केस दर्ज हुआ है। यहाँ पर वहीं डीएमएफ घोटाले में आईएएस रानू साहू समेत 10 कारोबारियों पर केस दर्ज किया गया है। 16 जनवरी को दर्ज हुए 2 केस। बता दें कोल और आबकारी घोटाले में भी यहाँ पर केस दर्ज किए गए हैं। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें जहां पर कस्टम मिलिंग और डीएमएफ घोटाले में भी बड़ी कार्रवाई की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक हमारे संग जुड़ चुके हैं। जी मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कस्टम मिलिंग और डीएमएफ घोटाले में भी अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। यहाँ पर 2 नए केस दर्ज किए गए। सबसे पहले जानना चाहूंगी क्या कुछ जानकारी इससे लेकर। देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में लगातार जो है घोटाले कहीं ना कहीं सामने आ रहे थे और इसकी जांच जो है ईडी लगातार कर रही थी, चाहे वो कस्टम मिलिंग घोटाला के हो, चाहे डीएमएफ घोटाले की हो, चाहे आबकारी घोटाले की हो, चाहे शराब घोटाले की हो। आबकारी और शराब घोटाले जो है उसके केस जो है ईडी के पत्र के आधार पर ईओडब्ल्यू ने दर्ज किए हैं और ये दोनों केस जो है 17 जनवरी को दर्ज हुए और इसके बाद इसके अलावा जो इससे पहले जो 2 केस और दर्ज हुए जिसमें कस्टम मिलिंग घोटाले के केस हैं और साथ ही साथ जो है डीएमएफ घोटाले के हैं। ये दोनों केस जो है 16 जनवरी को दर्ज हुए हैं। बात करें हम सबसे पहले कस्टम मिलिंग घोटाले की, तो कस्टम मिलिंग घोटाले में तत्कालीन मार्कफेड के एमडी मनोज सोनी और तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर पूजा प्रीतिका केरकेट्टा के ऊपर जो है ईओडब्ल्यू ने अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसमें धारा आपको बताना चाहूंगा कि धारा 120 भी जो कि षड्यंत्र रचने की धाराएं होती है, साथ ही साथ जो है धारा 409, इसके अलावा जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1), 13(2) और साथ ही साथ जो है 11 के तहत यह अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसके अलावा जो है उनके साथ जो आरोपी बनाए गए हैं तो राइस मिलर एसोसिएशन के तत्कालीन प्रेसिडेंट हैं कैलाश रुंगटा, उनके अलावा जो है वाइस प्रेसिडेंट है पारसमल चोपड़ा और इसके अलावा जो है तत्कालीन जो कोषाध्यक्ष थे राइस मिलर एसोसिएशन के रोशन चंद्राकर, इनके खिलाफ जो है यह अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय जब आयकर विभाग ने भी छापे मारे थे तो तत्कालीन एमडी मनोज सोनी के घर से करीब 1 करोड़ 6 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई थी। इसके अलावा यह भी जानकारी ईडी के हाथ आई थी कि करीब 140 करोड़ रुपए की जो अवैध राशि है यह जो है राइस मिलरों पर दबाव बनाकर वसूला गया था। आपको बताना चाहूंगा कि जो एफआईआर दर्ज हुए हैं उसके आधार पर जो है काफी गंभीर आरोप भी जो है इन अधिकारियों और जो तत्कालीन राइस मिलर के जो पदाधिकारी थे एसोसिएशन के उनके ऊपर लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर आरोप है, जिसमें यह भी बताया गया है कि राइस मिलर्स द्वारा जो नागरिक आपूर्ति निगम और एफसीआई में जो कस्टम मिलिंग का चावल जमा किया जाता था, इस प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार कर प्रति क्विंटल के हिसाब से अवैध राशि की वसूली की गई थी। इसके अलावा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विभिन्न शासकीय अधिकारियों द्वारा राइस मिलर्स के साथ मिली भगत कर अवैध लाभ प्राप्त कर शासन को भी हानि पहुंचाई गई थी। इसके साथ ही साथ जो है एफआईआर जो किया गया उसमें यह भी जानकारी आई कि किन राइस मिलर्स को भुगतान किया जाना है, इसकी जानकारी संबंधित जिले के राइस मिलर्स एसोसिएशन के द्वारा श्री जो तत्कालीन एमडी थे मनोज सोनी के माध्यम से प्राप्त होती थी। आयकर विभाग के द्वारा ली गई तलाशी में लगभग 1 करोड़ 6 लाख रुपए की जो राशि है मनोज सोनी के यहाँ से मिली थी, जिसका कोई भी लेखा जोखा जो है मनोज सोनी के द्वारा पेश नहीं किया गया और इसके बाद जो है काफी जो है आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस प्राप्त हुए, जिससे यह जानकारी मिली कि कुल जो है 140 करोड़ रुपए की राशि जो है कस्टम मिलिंग में अवैध रूप से तत्कालीन अधिकारियों द्वारा वसूली गई थी। इसके अलावा जो है बात करें कस्टम मिलिंग का जो चावल जमा किया जाता है उसमें भी जो है व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार कर प्रति क्विंटल के हिसाब से अवैध राशि वसूली मार्कफेड के तत्कालीन प्रबंध संचालक मनोज सोनी एवं तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर कुमारी प्रीतिका पूजा केरकेट्टा के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किया गया था और इसी मामले में जो है इन सभी को आरोपी बनाया गया और इन सभी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जो है मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जो है दूसरा जो प्रकरण है जो कि 16 जनवरी को ही दर्ज किया गया अपराध क्रमांक 2/24 है, जिसमें जो धाराएं हैं काफी गंभीर धाराएं इसमें भी लगाई गई है। इसमें जो धाराएं लगाई गई है धारा 120 भी है जो कि सामूहिक रूप से षड्यंत्र करने का, साथ ही साथ जो 420 का है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत यह अपराध पंजीबद्ध किया गया। और इस मामले में कहीं ना कहीं डीएमएफ घोटाला जो सामने आया था उसमें जो है कहीं ना कहीं इसके अलावा जो है कोल लेवी घोटाला जिसमें आईएएस रानू साहू आरोपी है, उन्हें भी जो है इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया और उनके साथ साथ जो है 10 कारोबारी ऐसे हैं
है जिन पर जो है नामजद अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि डीएमएफ घोटाला जो होता है, जो डीएमएफ की राशि होती है वो प्रभावित क्षेत्र में जो है वहां के जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब और इसके साथ साथ जो है पर्यावरण के क्षेत्र में खर्च करने के लिए जो है जो इंडस्ट्री लगी रहती है उनसे वसूली की जाती है, शासन द्वारा वसूली की जाती है और इसी मद पे इसे खर्च करना था। लेकिन इस राशि का जमकर दुरुपयोग किया गया और तत्कालीन जो कलेक्टर रही वहां पर रानू साहू, उनके द्वारा यह सारी राशि का दुरुपयोग किया गया, यह गंभीर आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ जो लिखा गया है जो एफआईआर में उस ईडी के पत्र के आधार पर, तो उससे ही समझा जा सकता है कि काफी गंभीर आरोप जो है प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट में दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि डीएमएफ कोरबा के फंड से विभिन्न निविदाकर्ताओं के आवंटन में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की गई है तथा गलत ढंग से निविदाओं को निर्धारण कर निविदाकर्ताओं को अवैध लाभ पहुंचाया गया, जिसके कारण शासन को बड़ी राशि का नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो है बताया गया है कि कुल निविदा राशि से लगभग 40% की राशि जो है संबंधित कलेक्टर और जो अधिकारी रहते थे वे ले लेते थे और निविदा की जो राशि होती थी उसे 15 से 20% कम कर दिया जाता था, ताकि जो है निविदाकर्ता जो टेंडर लेने वाले हैं उन्हें भी लाभ हो। इस प्रकार से जो है कहीं बड़े पैमाने पर जो हेराफेरी की जाती थी वह जो है ईडी के जानकारी में आई थी और ईडी ने इसी जानकारी को जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी को भेजा था। इसी आधार पर जो है यह अपराध पंजीबद्ध हुए हैं और आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले में सीधे सीधे जो है रानू साहू को नामजद किया गया मुख्य आरोपी के तौर पर और उनके साथ जो है तत्कालीन जितने भी अधिकारी थे, लोक सेवक थे, उन्हें भी जो है आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा जो है बात करें हम निविदाकर्ताओं की जिन्हें आरोपी बनाया गया, तो 10 जो है कारोबारी हैं उनके खिलाफ जो है नामजद अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, जिसमें संजय सेंडे, अशोक कुमार अग्रवाल, मुकेश कुमार अग्रवाल, ऋषभ सोनी, इसके अलावा जो है दलाल हैं मनोज कुमार द्विवेदी, रवि शर्मा, पीयूष सोनी, पीयूष साहू, अब्दुल और एवं शेखर नाम के ये आरोपी बताए जा रहे हैं। इनके साथ मिलकर जो है डीएमएफ में विभिन्न प्रकार के जो है निविदाओं के आवंटन में गोलमाल किया गया, बिल को पास करने में गोलमाल किया गया। इसके अलावा जो है जो वस्तुओं के जो दाम होते थे, सामानों के जो दाम होते थे, उसे बढ़ाकर जो है निविदा में एंट्री दिखाई जाती थी। इस प्रकार से सभी तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो अवैध राशि जो है प्राप्त की जाती रही है और इस मामले में जो है फिलहाल जो है ईओडब्ल्यू ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया। इससे पहले जो है ईओडब्ल्यू ने जो है 17 तारीख की बात करें, 17 जनवरी की, उसमें 2 अपराध पंजीबद्ध किए थे जो कि आबकारी घोटाले के हैं और साथ ही साथ जो है शराब घोटाले के हैं, शराब घोटाले के हैं, साथ ही साथ जो है कोल घोटाले के हैं। इन दोनों मामलों में भी जो है लगातार ईओडब्ल्यू जो है अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई है। यदि कहीं ना कहीं ये 2 एफआईआर जो आए हैं कस्टम मिलिंग घोटाले के और डीएमएफ घोटाले के, तो कहीं ना कहीं जो है तत्कालीन जो अधिकारी थे मनोज सोनी, रानू साहू, पूजा प्रीतिका केरकेट्टा, इन सभी की जो है कहीं ना कहीं अब मुसीबत जो है आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। जी मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से परत दर परत यहाँ घोटाले की पोल खुलती जा रही है और ऐसे में यहाँ पर आईएएस रानू साहू पर इससे पहले कोल लेवी मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब डीएमएफ घोटाले में भी उनका नाम सामने आया है, तो क्या लगता है कि आगे इन दोनों मामलों पे ईओडब्ल्यू क्या कदम उठा सकता है? निश्चित रूप से ईडी के पास तमाम जो दस्तावेजी साक्ष्य थे, साथ ही साथ जो डिजिटल साक्ष्य थे, उसी के आधार पर जो है ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी रानू साहू की और रानू साहू को उस मामले में कोल लेवी मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था और यही सारे जो डिजिटल साक्ष्य थे, दस्तावेजी साक्ष्य थे, वह जो है उन्होंने जो है राज्य सरकार को भेजा था और इसी आधार पर जो है ईओडब्ल्यू ने कहीं ना कहीं केस दर्ज किया है। तो यह तगड़े साक्ष्य और सबूत है जो कि आने वाले दिनों में रानू साहू के साथ साथ जो तमाम तत्कालीन अधिकारी थे जो कि उनके साथ काम करते, उन सभी की मुसीबत तो बिल्कुल बढ़नी है, क्योंकि इस मामले में रानू साहू के द्वारा लगातार जमानत याचिकाएं भी लगाई गई है जो लगातार खारिज होती रही है और अब जब ईओडब्ल्यू और एसीबी ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है तो आने वाले दिनों में आप समझ सकते हैं कि काफी गंभीर धाराएं लगाई गई है, जिसमें जो है धारा 409 और 120 बी की बात करें तो 120 भी जो है षड्यंत्र रचने की धाराएं, जिसमें अधिकतम जो है 10 वर्ष से लेकर अधिकतम जो है उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। तो ये जो धाराएं, गंभीर धाराएं लगी है, वह आने वाले दिनों में जो है उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। आपको बताना चाहूंगा कि मार्कफेड के जो एमडी रहे मनोज सोनी, उनके ऊपर भी जो है काफी गंभीर आरोप लगे थे और उन्हें जो है निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले तुरंत हटा दिया था और इसके बाद से वे मंत्रालय में पदस्थ हैं। फिलहाल जो है उनके ऊपर जो है सिर्फ ईडी की जांच की तलवार लटकी थी, लेकिन अब इस मामले में जो है उनके ऊपर जो है कस्टम मिलिंग घोटाले में सीधे सीधे एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है कस्टम मिलिंग घोटाले में ही जो है 3 अन्य जो राइस मिलर्स हैं उनके खिलाफ भी नामजद अपराध पंजीबद्ध हुए। तो सभी के खिलाफ जो है इतने तगड़े साक्ष्य हैं कि आने वाले दिनों में इनकी गिरफ्तारी पर भी तलवार लटक रही है। साथ ही साथ जो है ये कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत में अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।